तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी संस्था की जो भारतीय लोकतंत्र की कह सकते हैं धड़कन को बनाए रखती है, भारत का निर्वाचन आयोग। जरा सोचिए, ये वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि देश के करोड़ों नागरिकों का वोट सिर्फ एक गिनती न रह जाए, बल्कि सरकार बनाने का आधार बने और ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। हमारे पास इस पर कई लेख हैं, शोध हैं और जानकारियां भी हैं। और आज हम इन्हीं के जरिए निर्वाचन आयोग की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये संस्था बनी, इसे क्या शक्तियां मिली, इसने क्या मील के पत्थर हासिल किए, और हाँ, वो कौन से विवाद हैं जिन्होंने समय समय पर इसकी साख को परखा है। बिल्कुल। और ये समझना भी आप देखें बेहद ज़रूरी है कि ये महज एक सरकारी विभाग नहीं है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस पर गहरी चिंता थी, बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी जैसे जो बड़े नाम थे, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि निर्वाचन आयोग किसी भी तरह से कार्यपालिका या विधायिका के अधीन ना हो। उनकी दूरदर्शिता थी कि अगर ये स्वतंत्र नहीं होगा तो लोकतंत्र निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब शुरुआत से ही इसकी स्वतंत्रता को लेकर एक सोच थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच का नतीजा है अब जैसे संविधान का अनुच्छेद 324। ये अनुच्छेद ही आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की एक अभूतपूर्व शक्ति देता है। ये अनुच्छेद ही इसे वो संवैधानिक कवच देता है जिसकी बात संविधान निर्माता कर रहे थे। और इसी मजबूत नींव पर 25 जनवरी 1950 को आयोग की स्थापना हुई। इसी दिन को हम आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना? जी, और स्थापना के तुरंत बाद ही पहली अग्नि परीक्षा, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, उनके सामने 1951-52 के पहले आम चुनाव कराने की चुनौती। जरा कल्पना कीजिए, 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता, ज्यादातर पहली बार वोट डाल रहे थे। साक्षरता का स्तर भी आप देखें बहुत कम था। दूर दराज के इलाके, सीमित संसाधन, दुनिया भर की नजरें थीं। और कई लोगों को शक था कि भारत जैसा नया, विशाल और विविधता भरा देश ये कर भी पाएगा या नहीं। सही कहा। और ये एक तरह का लोकतांत्रिक चमत्कार ही था कि वो चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इसने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ पश्चिमी देशों की बपौती नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए देखिए कितनी दूर की सोची गई। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया वो उतनी ही जटिल बनाई गई जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया। सीधा सा मतलब था, सरकार अपनी मर्जी से सीईसी को हटा न सके, उस पर दबाव न बना सके। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये लोकतंत्र में विश्वास की गारंटी थी एक तरह से। लेकिन ये सफर हमेशा सीधा और सपाट तो नहीं रहा होगा। शुरुआती दशकों में शायद आयोग की भूमिका ज्यादातर चुनाव कराने के प्रबंधन तक ही सीमित रही होगी। पर 70 का दशक आते आते माहौल बदलने लगा, चुनौतियां गंभीर होने लगी। वो रायबरेली चुनाव वाला मामला याद है? हाँ। 1971 का चुनाव, जिसको लेकर 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर दिया था। उसने तो भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। हाँ, और उसी फैसले के तुरंत बाद देश ने आपातकाल देखा। 1975 से 77 का दौर, ये वो समय था जब निर्वाचन आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए। जो सूत्र हैं, जो विश्लेषण है, उनके अनुसार आरोप लगे कि आयोग ने वो स्वतंत्रता और दृढ़ता नहीं दिखाई जिसकी उससे संवैधानिक अपेक्षा थी, और वो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में झुक गया। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और आयोग की अपनी साख के लिए बहुत मुश्किल दौर था। यकीनन। तो आपातकाल के बाद आयोग की छवि कैसे सुधरी? कुछ तो हुआ होगा। देखिए, 1977 के चुनाव हुए, जनता पार्टी जीती, सत्ता बदली। इसने मतदाताओं का लोकतंत्र में विश्वास तो फिर से मजबूत किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आयोग की जो साख आपातकाल के दौरान धूमिल हुई थी, उसे पूरी तरह से बहाल होने में काफी वक्त लगा। और फिर 80 का दशक आ गया, जो चुनावी कदाचार के लिए जाना जाता है। बूथ कैप्चरिंग, चुनावी हिंसा, पैसे का बढ़ता इस्तेमाल, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये समस्याएं बहुत बढ़ गई थीं। तो एक बार फिर आयोग की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे कि क्या वो इन चुनौतियों से निपट पा रहा है। और शायद इसी दौर में आयोग की संरचना को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं। मैंने सुना है शुरुआत में ये एक सदस्य ही था। हाँ हाँ, बिल्कुल। सुकुमार सेन ने तो पहले 2 आम चुनाव अकेले ही संभाले थे।
कई वर्षों तक ये एक सदस्य ही रहा। फिर 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार इसे बहुसदस्य बनाने की कोशिश हुई। तब 2 और चुनाव आयुक्त ईसी नियुक्त किए गए। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं, कुछ ही महीने चली। जनवरी 1990 में सरकार ने इसे फिर से एक सदस्य कर दिया। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये मतलब उस वक्त की सरकार की सुविधा के हिसाब से हुआ, ऐसा आभास मिलता है ना? इस तरह की व्याख्याएं निश्चित रूप से उस समय की गई थी और आज भी की जाती हैं। ये बदलाव राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बने थे। लेकिन आखिरकार अक्टूबर 1993 से आयोग स्थायी रूप से बहुसदस्यीय बन गया, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानूनन तीनों के अधिकार और शक्तियां बराबर हैं। सारे फैसले या तो सर्वसम्मति से होते हैं या बहुमत से। इसने आयोग को किसी एक व्यक्ति की इच्छा या दबाव से ऊपर उठाकर एक संस्थागत रूप दिया, जिससे इसकी निर्णय प्रक्रिया में ज्यादा संतुलन और विश्वसनीयता आई। ये बहुत जरूरी था। सही। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा विवादों में रहा है, नियुक्ति प्रक्रिया। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। यहीं पर हितों के टकराव और निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। क्या सरकार अपने पसंदीदा लोगों को नहीं चुन सकती? ये सवाल तो उठता है। ये चिंता बिल्कुल जायज है और सालों से उठाई जाती रही है। इसी चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अनूप बरनवाल मामले में एड्रेस किया। अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि जब तक संसद इस पर कोई स्थायी कानून नहीं बनाती, तब तक सीईसी और ईसी की नियुक्ति एक कमिटी की सिफारिश पर होगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये फैसला सीधे तौर पर आयोग की स्वतंत्रता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वही चिंता है जो संविधान सभा में व्यक्त की गई थी, जिसे दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट को फिर से एड्रेस करना पड़ा। और सेवा शर्तों का क्या वो भी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं? हाँ, काफी हद तक। 1991 का कानून है, उसके मुताबिक आयुक्तों का वेतन, भत्ते और दूसरी सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं। उनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। हटाने की प्रक्रिया, जैसा हमने पहले बात की, सीईसी के लिए तो बेहद कठोर है। हालांकि अन्य 2 आयुक्तों को हटाने के लिए सीईसी की सिफारिश जरूरी होती है, जिसे राष्ट्रपति मानते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद आलोचनाएं बंद नहीं हुई हैं। किस तरह की आलोचनाएं? मतलब अभी भी? मुख्य आलोचना यही है कि सरकारें अक्सर सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे अधिकारियों को आयुक्त नियुक्त करती हैं और फिर कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें राज्यपाल या किसी अन्य पद से पुरस्कृत किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। आलोचकों का कहना है कि इससे ये धारणा बनती है कि शायद नियुक्ति या कार्यकाल के दौरान उनके निर्णयों में निष्पक्षता प्रभावित हुई हो। ये पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है। और इसी पृष्ठभूमि में शायद 90 के दशक में एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त आए जिन्होंने आयोग की छवि को पूरी तरह बदल दिया। टीएन शेषन। उनका नाम तो आज भी लोग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टीएन शेषन का दौर, जो 1990 से 1996 तक था, वो भारतीय चुनाव सुधारों में एक मील का पत्थर है। जब वो आए तो जैसा हमने बात की, आयोग की साख थोड़ी कमजोर थी। चुनाव में धांधली, हिंसा, पैसे का बोलबाला आम माना जाने लगा था। शेषन ने आते ही मानो आयोग को उसकी सोई हुई शक्तियों का एहसास दिलाया। उन्होंने अनुच्छेद 324 की शक्तियों का भरपूर और कह सकते हैं निडर होकर इस्तेमाल किया। क्या कुछ खास कदम उठाए उन्होंने? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? देखिए, उन्होंने सबसे पहले आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी को एक हथियार बनाया। ये संहिता पहले भी थी, पर शेषन ने इसे सख्ती से लागू किया, सच में सख्ती से। बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों को नियमों के उल्लंघन पर नोटिस भेजे, उनकी रैलियों पर रोक लगाई, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर कड़ा रोक अपनाया। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती सुनिश्चित की। जाली वोटों को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड पर जोर दिया। वो शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर पैनी नजर रखी। उनके कार्यकाल में कई चुनावों को रद्द या स्थगित भी किया गया, जहां बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। बाप रे, इसका असर क्या हुआ?
राजनीतिक दल तो निश्चय ही नाराज हुए होंगे। अरे राजनीतिक दल और नेता तो बेहद नाराज थे, बहुत ज्यादा। उन पर तानाशाही के आरोप भी लगे, लेकिन आम जनता की नजर में वो एक नायक बन गए। लोगों को पहली बार लगा कि कोई है जो ताकतवर नेताओं को भी कानून का पालन करने पर मजबूर कर सकता है। उन्होंने ये साबित किया कि आयोग सिर्फ चुनाव कराने वाली मशीन नहीं, बल्कि लोकतंत्र का एक मजबूत प्रहरी है। जनता का आयोग पर विश्वास काफी हद तक बहाल हुआ उनके कार्यकाल में। शेषन ने आयोग की कार्यशैली और उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो शेषन ने जिन शक्तियों का इस्तेमाल किया वो असल में आयोग के पास पहले से थीं, मतलब अनुच्छेद 324 के तहत। हाँ, शक्तियां तो थीं ही। अनुच्छेद 324 बहुत व्यापक है, जैसा मैंने कहा। इसके अलावा आयोग की जिम्मे कई और महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे मतदाता सूची तैयार करना, उसे लगातार अपडेट करना। अब इसमें फोटो पहचान पत्र एपिक जिसे कहते हैं और डिजिटलीकरण भी शामिल है। चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करना, कब, कितने चरणों में, कहाँ चुनाव होंगे। इसके लिए सुरक्षा, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स का भारी भरकम इंतजाम करना पड़ता है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये भी एक बड़ा काम है। ये चुनाव चिन्ह आवंटन वाली बात, इसे अर्ध न्यायिक क्यों कहा जाता है? इसमें क्या खास है? इसे अर्ध न्यायिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब किसी पार्टी में विभाजन होता है, मान लीजिए 2 गुट बन गए या 2 गुट एक ही चुनाव चिन्ह पर दावा करते हैं, तो आयोग सबूतों और नियमों के आधार पर फैसला करता है कि असली पार्टी कौन है और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। ये काफी हद तक एक अदालत की तरह साक्ष्य और दलीलों पर आधारित निर्णय प्रक्रिया होती है। इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल कहते हैं। अच्छा, और आदर्श आचार संहिता MCC, इसका क्या कानूनी आधार है? क्या ये किसी एक्ट में है? ये दिलचस्प है कि MCC का जिक्र संविधान या किसी कानून में सीधे तौर पर नहीं है। ये राजनीतिक दलों की आपसी सहमति और आयोग द्वारा विकसित नियमों का एक समूह है, जो चुनाव की घोषणा से लेकर नतीजे आने तक लागू रहता है। इसे समय के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता मिली है, लेकिन क्योंकि इसका कोई सीधा कानूनी आधार नहीं है, इसका पालन करवाना और उल्लंघन पर कार्रवाई करना आयोग की इच्छाशक्ति और निष्पक्षता पर बहुत निर्भर करता है। यहीं पर आप कह सकते हैं आयोग की विश्वसनीयता की असली परीक्षा होती है। इसके अलावा आयोग नामांकन पत्रों की जांच करके उन्हें रद्द कर सकता है, उम्मीदवारों या दलों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अगर गंभीर धांधली हुई हो तो पूरे चुनाव को ही रद्द कर सकता है। और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण सुधार भी लागू किए हैं। इनमें सबसे बड़ा और शायद सबसे चर्चित सुधार रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल। 1982 में पहली बार प्रयोग हुआ था केरल में, फिर 1998 से सीमित इस्तेमाल शुरू हुआ और 2004 के लोकसभा चुनाव से ये पूरे देश में लागू हो गया। EVM लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे? मतलब क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, कई उद्देश्य थे। सबसे बड़ा था बूथ कैप्चरिंग और जाली वोटिंग को रोकना, जिसमें मतपत्रों के जमाने में काफी गुंजाइश रहती थी, ये सब जानते हैं। दूसरा, मतगणना प्रक्रिया को बहुत तेज और त्रुटि रहित बनाना। एक बटन दबाते ही नतीजा सामने आ जाता है, जबकि मतपत्रों की गिनती में दिन लग जाते थे और मानवीय भूल की आशंका भी रहती थी। इससे चुनावी प्रक्रिया में काफी हद तक पारदर्शिता आई, ऐसा माना गया। लेकिन EVM को लेकर तो लगातार सवाल उठते रहे हैं। हैकिंग के आरोप, टेम्पर्ड होने की आशंकाएं, ये सब तो सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा विवाद रहा है और अभी भी है। हालांकि आयोग लगातार दावा करता रहा है कि EVM तकनीकी रूप से सुरक्षित हैं, स्टैंड अलोन मशीनें हैं, मतलब इंटरनेट या किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ी और उनमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन कई विपक्षी दल और नागरिक समाज के कुछ वर्ग इन दावों पर संदेह जताते रहे हैं। इसी संदेह को दूर करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 2013 के आसपास वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT मशीनें लाई गईं। VVPAT? अच्छा, हाँ, इसका क्या काम है? ये कैसे मदद करती है? जब मतदाता EVM पर बटन दबाता है तो VVPAT मशीन से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। ये पर्ची मतदाता को 7 सेकंड के लिए दिखती है,
कांच के पीछे और फिर कटकर एक सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है। इससे मतदाता ये पुष्टि कर सकता है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने चुना था। ये एक तरह से ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक वोट का कागजी सबूत है, ऑडिट ट्रेल। हाँ, पर वीवीपीएटी से भी विवाद खत्म नहीं हुए। जहां तक मुझे याद है, पर्चियों की गिनती को लेकर काफी बहस हुई थी। हाँ, विवाद का अगला चरण वही था। मांग उठी कि सिर्फ वीवीपीएट लगाना काफी नहीं है, इन पर्चियों की गिनती भी ईवीएम के वोटों से मिलाई जानी चाहिए। विपक्ष और कुछ समूह चाहते थे कि या तो सभी वीवीपीएट पर्चियों की गिनती हो या कम से कम एक बड़े प्रतिशत की गिनती हो। आयोग का तर्क था कि इससे मतगणना में फिर से बहुत ज्यादा समय लगेगा और ये ईवीएम लाने के उद्देश्य के ही विपरीत होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हर विधानसभा क्षेत्र के कुछ चुनिंदा बूथों की वीवीपीएट पर्चियों का मिलान ईवीएम वोटों से किया जाता है। रैंडम सैंपलिंग होती है। लेकिन ये बहस अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ये दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया में विश्वास सिर्फ तकनीक पर नहीं, बल्कि उस तकनीक के इस्तेमाल के तरीके और पारदर्शिता पर भी निर्भर करता है। भरोसा दिखना भी चाहिए। सही कहा। ईवी वीवीपीएट के अलावा और कौन से सुधार महत्वपूर्ण रहे हैं? फोटो पहचान पत्र ई-पिक एक बड़ा कदम था, जिसने सूची को ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाने की कोशिश की। हालांकि इसमें भी सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा चुनावों को ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिशें हुई हैं, जैसे महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाना, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा देना, ये भी शुरू हुआ है। और हाँ, मतदाता जागरूकता अभियान, जैसे कोई मतदाता पीछे ना छूटे, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड का नारा, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना, इनसे भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिली है। ये सब तो उपलब्धियां हैं बिल्कुल, लेकिन हाल के वर्षों में विवादों ने भी पीछा नहीं छोड़ा है ना? ईवीएम वीवीपैट की बात हमने की, मतदाता सूची को लेकर भी तो गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हाँ, मतदाता सूची एक और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। डिजिटलीकरण के बावजूद ऐसी शिकायतें लगातार आती हैं कि सूची में डुप्लीकेट नाम हैं, मृत लोगों के नाम शामिल हैं, या फिर योग्य मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं या जोड़े ही नहीं गए हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो इसे जानबूझकर की जाने वाली वोट चोरी तक कहा है। आयोग इन शिकायतों की जांच करता है, तकनीकी कारण बताता है, प्रक्रिया समझाता है, लेकिन जब तक सूची पूरी तरह त्रुटि रहित नहीं होती, तब तक पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहते हैं। बायोमेट्रिक पहचान या आधार से जोड़ने जैसे सुझाव इसी समस्या से निपटने के लिए दिए जाते हैं, पर उनके अपने निजता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, वो एक अलग बहस है। और आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर भी तो पक्षपात के आरोप लगते हैं कि सबके साथ एक जैसे व्यवहार नहीं होता। ये एक और लगातार उठने वाला मुद्दा है और काफी गंभीर है। आरोप लगते हैं कि आयोग छोटे नेताओं या विपक्षी दलों के नेताओं पर तो एमसीसी उल्लंघन के लिए तुरंत कार्रवाई कर देता है, लेकिन जब बात सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं की आती है तो या तो कार्रवाई में देरी होती है, या नरमी बरती जाती है, या फिर मामला नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये असमान व्यवहार की जो धारणा है, ये आयोग की निष्पक्षता पर गहरा संदेह पैदा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि नियम सबके लिए बराबर लागू होने चाहिए और आयोग को निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। जब इस संतुलन में कमी दिखती है तो आयोग की साख पर असर पड़ता है, जाहिर सी बात है। इन सभी विवादों और चुनौतियों के बीच सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही है? क्या वो आयोग की स्वतंत्रता के बचाव में आया है? निश्चित रूप से भारतीय न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, ने कई मौकों पर आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भी आयोग की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठे या उसे कमजोर करने की कोशिश हुई, तो अदालत ने हस्तक्षेप किया है। स्वतंत्रता पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर है। हाँ, हमने अनूप बरनवाल 2023 मामले की बात की, जिसने नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार का रास्ता दिखाया। ये सबसे हालिया और बड़ा उदाहरण है। इससे पहले टीएन शेषन बनाम भारत संघ 1992 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया था कि आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है और सभी आयुक्तों की शक्तियां बराबर हैं। सीईसी सिर्फ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बराबर वालों में पहला है, कोई बॉस नहीं।
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 मामले का जिक्र हमने किया, जिसने चुनाव की निष्पक्षता को लोकतंत्र की बुनियाद बताया। एसएस धनुआ बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयोग की शक्तियां सिर्फ चुनाव कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सभी कदम उठाने का अधिकार उसे अनुच्छेद 324 से मिलता है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाता है और तब हस्तक्षेप करता है जब उसे लगता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है या संस्थागत स्वतंत्रता खतरे में है। लेकिन असली स्वतंत्रता आयोग के अपने कामकाज से आती है, उसके अपने साहस और निष्पक्ष व्यवहार से। जैसा टी.एन. शेषन ने दिखाया, शक्तियां संविधान में मौजूद हैं, जरूरत उन्हें बिना डरे निष्पक्ष रूप से इस्तेमाल करने की है। सुप्रीम कोर्ट एक बाहरी सुरक्षा कवच जरूर दे सकता है, लेकिन संस्था की आंतरिक मजबूती उसके अपने नेतृत्व और कार्यशैली पर ही निर्भर करती है। और यहीं से हम भविष्य की चुनौतियों और सुधारों की दिशा में बढ़ते हैं। आयोग के सामने आज कई बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या हैं वो मुख्य चुनौतियां? तकनीकी समाधानों पर विचार करना होगा ताकि डुप्लीकेशन और फर्जी नामों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। दूसरा, देश के अंदर पलायन करने वाले करोड़ों मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक NRI हैं। उनके लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम और सुरक्षित बनाना। क्या डाक मतपत्र, प्रॉक्सी वोटिंग या ऑनलाइन वोटिंग जैसे विकल्प व्यवहारिक और सुरक्षित हो सकते हैं? इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। नियुक्ति प्रक्रिया का मुद्दा तो है ही, वो तो अभी हल होना बाकी है। दर्शी और स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कानून बनाना होगा जो आयोग की निष्पक्षता पर उठने वाले सवालों को हमेशा के लिए खत्म कर सके। आदर्श आचार संहिता का समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सभी पर सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड सच में दिखे, सिर्फ कहा ना जाए। तकनीक पर भरोसा बहाल करना भी एक बड़ी चुनौती है। EVM और VVPAT पर जो संदेह है उन्हें दूर करने के लिए और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है। शायद VVPAT पर्चियों की ज्यादा गिनती करनी पड़े, नियमित स्वतंत्र ऑडिट हों या तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक समाज को प्रक्रिया में और ज्यादा शामिल करके ये किया जा सकता है। और आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का दुरुपयोग, फेक न्यूज़, हेट स्पीच, मतदाताओं के डेटा का गलत इस्तेमाल ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। आयोग को इससे निपटने के लिए भी प्रभावी रणनीति बनानी होगी, बहुत तेजी से। और जवाबदेही का सवाल, आयोग किसके प्रति जवाबदेह है? तथा सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ निष्पक्ष होना नहीं बल्कि निष्पक्ष दिखना भी है, क्योंकि लोकतंत्र कानूनों और प्रक्रियाओं से ज्यादा जनता के विश्वास पर चलता है। ये विश्वास ही सब कुछ है। तो आज हमने भारत के निर्वाचन आयोग के एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी यात्रा को समझा। सुकुमार सेन के दौर की अभूतपूर्व चुनौतियों से लेकर आपातकाल के मुश्किल दौर, टी.एन. शेषन के कार्यकाल में आयोग के सशक्तिकरण और फिर EVM, VVPAT व नियुक्ति प्रक्रिया जैसे हालिया विवादों और भविष्य की चुनौतियों तक। एक बात बिल्कुल साफ है, संस्था की साख और स्वतंत्रता ही भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। के लिए क्या EVM और VVPAT जैसी तकनीकी तरक्कियां ही लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए काफी हैं, या फिर असली चुनौती हमेशा मानवीय निष्पक्षता, संस्थागत साहस और राजनीतिक दबावों के सामने अडिग रहने की क्षमता को बनाए रखने की होगी? इस पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है।